प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट मल्टी कैप फंड 2026। तो देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज़ में ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं ना। स्मॉल कैप का वीडियो है, मिड कैप का वीडियो है, फ्लेक्सी कैप का वीडियो है, बेस्ट शॉर्ट टर्म डेट फंड का वीडियो और साथ ही हाइब्रिड फंड्स पे भी डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे और आने वाले दिनों में कुछ और कैटेगरीज पे भी हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, हम ट्राई करेंगे प्रायोरिटी पे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के वीडियो को पब्लिश करने का। एज ऑलवेज इस वीडियो में भी हम सिर्फ बेस्ट मल्टी कैप फंड्स के नाम नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिखाएंगे ताकि आप जान सकें और सीख सकें कि अगर आपको किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है तो आप किस किस पैरामीटर के बेसिस पे उस फंड को सेलेक्ट करेंगे और साथ ही पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त आप किन किन चीज़ों को चेक करेंगे। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मल्टी कैप फंड्स के बारे में जानने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ना। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं इन्वेस्टिंग में जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नंबर वन है पड़े रहो, जो कि हमारा टैगलाइन है। दैट इज़ आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना है और दूसरा है क्वालिटी का ध्यान रखना है। आप लॉन्ग टर्म तक बने हुए हैं और ख़राब क्वालिटी रखा हुआ है, लाइक जंक स्टॉक्स ना, पेनी स्टॉक्स, तो वहाँ तो आपका पैसा डूब जाएगा। सो नाउ जान लेते हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यही जानना होगा कि ये मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो देखिए, नाम से भी यहाँ पता लग रहा है ना, मल्टी कैप मतलब एक से ज़्यादा कैप। तो यहाँ पे मल्टी कैप फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप के स्टॉक्स में, एटलीस्ट 25% मिड कैप के स्टॉक्स में और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 25% तीनों कैप्स में इनको रखना ही है और बाकी का जो 25% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो फंड मैनेजर पे डिपेंड करेगा। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है इनका जो बेंचमार्क है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है वो एक ही बेंचमार्क है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में जब भी हम डिस्कस करते हैं ना तो वहाँ पे दो दो बेंचमार्क दिख जाता है। इक्विटी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक बेंचमार्क है और वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25। यहाँ पे आप उन सारे मल्टी कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे स्कीम नेम आप चेक कर सकते हैं, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है इन फंड्स का, और साथ ही 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे स्कीम्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना। वो इसलिए किया है क्योंकि इन स्कीम्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ बेस्ट फंड सेलेक्ट करना है ना। तो हमें कुछ स्कीम्स को तो यहाँ से निकालना होगा। तो मैं क्यों इन स्कीम्स को हटा रहा हूँ, वो इसलिए हटा रहा हूँ कि या तो ये स्कीम्स नए हैं, दैट इज़ जिन्होंने अभी तक 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। जिस फंड ने 3 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो उसका सफिशिएंट डिटेल्स आपके पास नहीं होता है एनालिसिस करने का, लाइक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सही से आप चेक नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से वैसे फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM बहुत छोटा है, 1000 करोड़ से भी छोटा है। बहुत जो छोटे फंड्स होते हैं वहाँ पे दिक्कत ये हो सकता है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए, आता है ना कभी कभी 30-40% भी गिरावट आता है, उस तरह का गिरावट आएगा तो इनका AUM बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और मैनेज करने में प्रॉब्लम आ जाएगा फंड मैनेजर्स को इस तरह के फंड्स में। तो देखिए, इन सारे फंड्स को हम निकाल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये हमेशा ध्यान में रखें कि इन फंड्स को निकाल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये फंड्स ख़राब हैं या अच्छे हैं, ठीक है। इनके क्वालिटी पे मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि भाई या तो सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है या फिर इतना बड़ा AUM नहीं है कि इसका रिव्यू किया जा सके। जैसे बैंक ऑफ इंडिया देखिए मल्टी कैप, तो ये तो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। उसी तरह से कैनरा रूबी को भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है। DSP एडिलवाइस नहीं कर पा रहा है, फ्रैंकलिन बीट कर पा रहा है, HSBC नहीं बीट कर पा रहा है, फिर मेरे तो अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है, मोतीलाल का भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है, PGIM भी बीट कर रहा है। उसके बाद सैमको का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत पुअर रिटर्न्स है। और टाटा देखेंगे तो ये भी बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन यूनियर और वाइट ओक बीट कर पा रहा है। वाइट ओक का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है,
ठीक है। तो वहाँ पे देखिए एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको फ़ंड को थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का टाइम किसी भी फ़ंड को देना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप किसी जजमेंट पे पहुँचे कि फ़ंड अच्छा है या ख़राब है। सो नाउ हमारे पास इतने सारे फंड्स बच गए। यहाँ भी देखिए मैंने बहुत सारा रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना किस पीरियड के रिटर्न का, वो इसलिए किया है कि उस पर्टिकुलर होराइजन में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो हम ज़्यादा पे करते हैं, तो बिल्कुल अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा पे कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स फंड, तो हमारा बिल्कुल ये डिमांड होगा फंड मैनेजर से कि वो बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन में बीट करे। सारे होराइजन में हम समझते हैं कि बीट करना शायद संभव ना हो, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ ज़्यादातर होराइजन में तो बिल्कुल बीट करना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको रेड दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो जैसे आदित्य बिरला, मैं सारे स्कीम्स को ही कवर कर देता हूँ, इसको आप ख़राब नहीं बोलेंगे ना, बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो इस तरह के फंड को आप एवरेज फंड बोलेंगे। जैसे एक्सिस मल्टी कैप देखिए ना, 3 ईयर में देखिए कितना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और 1 ईयर के थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस के कारण ऑफकोर्स आप इस फंड को ख़राब नहीं बोल सकते, अच्छा फंड ही है ये। बंधन का देखिए परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके बाद बड़ौदा का देखिए इनका परफॉर्मेंस भी आप अगर देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर मीडियम टर्म तो एटलीस्ट इनका ही परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। ये भी एक एवरेज फंड है। HDFC का तो परफॉर्मेंस अच्छा है, ICICI का ही परफॉर्मेंस अच्छा है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर, लेकिन हाँ ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा है। ITI का भी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बोलेंगे, बट हाँ एवरेज फंड से थोड़ा कम इसको बिल्कुल आप देंगे, क्योंकि 5 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है और 1 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है, तो बिलो एवरेज बोलेंगे इसको। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल बेकार फंड है। इन्वेस्ट को देखिए, इनका थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है ना, लाइक 5 ईयर में भी या फिर 10 ईयर में भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है। 1 ईयर में तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आया है इनका। कोटक देखेंगे तो इनका तो परफॉर्मेंस अच्छा है। LIC का ही परफॉर्मेंस ठीक है, आप इसको बुरा नहीं बोलेंगे ना। लास्ट 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। महिंद्रा का देखिए परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। निपॉन का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। क्वांट का परफॉर्मेंस देखिए बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस ना। क्वांट पे तो मैंने कई बार डिटेल वीडियोस बनाया हुआ है, मैं ट्राई करूँगा क्वांट का एक और डिटेल वीडियो बनाने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका में काफ़ी सारा चेंजेस किया है, वो बहुत बड़ा रीज़न है इसके कारण इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस 1 ईयर 3 ईयर दोनों में देखिए बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस। SBI मल्टी कैप देखिए यहाँ पे 1 ईयर में तो अच्छा परफॉर्मेंस है, 3 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। सुंदरम मल्टी कैप का ही परफॉर्मेंस अच्छा है यहाँ पे। तो देखिए मैं ये सारे डिटेल से ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर अंडर परफॉर्मेंस है फंड में तो बुरा फंड नहीं बोलेंगे, उसको थोड़ा टाइम दें, थोड़े समय के बाद मोस्टली वो रिकवर कर जाएगा और बेंचमार्क को बीट करने लगेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा हो, लगातार 2-3 साल से आ रहा है किसी भी फंड में, तब वहाँ जाकर देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये सारे फंड्स अगर देखें तो सभी का परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। लेकिन अगेन हमें तो सो कॉल्ड बहुत अच्छे फंड सेलेक्ट करने हैं तो देखिए यहाँ पे इन फंड्स को आप बोल सकते हैं कि भाई सारे ही फंड्स बहुत अच्छे हैं। खासकर इनका 3 ईयर का रिटर्न देखें अगर, क्योंकि एक्सेस तो लास्ट 1 ईयर में बीट नहीं कर पाए, लेकिन 3 ईयर में देखिए कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इनका ना। HDFC, कोटक, महिंद्रा, निपॉन, सभी का परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं कि ये सारे फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि ऑल्दो ये सारे अच्छे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, अभी अच्छे हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में भी अच्छा होगा ना। इसीलिए सो कॉल्ड टॉप फंड्स के चक्कर में ना पड़ें। जो भी आपके लिए अच्छा फंड हो, सुटेबल फंड हो, कौन से पैरामीटर्स होंगे अगेन आगे मैं आपको बताऊंगा, उसके आधार पे फंड्स को सेलेक्ट करें और बने रहें, थोड़े बहुत अंडर परफॉर्मेंस के चक्कर में फंड से ना निकले। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। इन फंड्स का AUM आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, इससे पता चलता है कि वैल्यू है, ग्रोथ है या फिर हाइब्रिड है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इनका। पोर्टफोलियो टर्नओवर मतलब कि एक साल में स्टॉक्स का कितना बाय एंड सेल कर रहे हैं, इक्विटी पे कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बाकी या तो डेट में होगा कैश में होगा। तो यहाँ पे देखिए AUM के मामले में अगर देखा जाए तो निपॉन का तो बड़ा हो गया AUM, लेकिन बाकियों का ठीक ठाक AUM है। नंबर ऑफ़ स्टॉक्स देखेंगे
तो कोटक और महिंद्रा का रिलेटिवली नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, लेकिन बाकियों का तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ईवीएम उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक एक्सिस का तो बहुत बड़ा ईवीएम नहीं है ना, 10,000 से भी कम है, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए कितना ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में तो आपको स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा रखने भी पड़ते हैं। और पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखिए कोटक का वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कितना कम है, मतलब कि यहाँ पे आपको पीएसयूज भी अच्छा खासा मिल जाएगा, इसीलिए इतना कम आपको दिख रहा है। जबकि एक्सेस का रिलेटिवली ज़्यादा है, इनका ज़्यादा रहता भी है ना, ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा का रिलेटिवली ज़्यादा है और बाकियों का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब कि स्टॉक्स का बाय एंड सेल ज़्यादा हो रहा है, चर्निंग ज़्यादा हो रहा है पोर्टफोलियो में। और इक्विटी का एक्सपोजर, इक्विटी देखें तो सभी ने ऑलमोस्ट सभी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, ज़्यादा कैश या डेट में किसी ने नहीं रखा है। तो ये सारे डिटेल्स चेक करें, आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है किसी भी फंड का। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी कैप में तो ऑफकोर्स ये चेक करना ही है, या किसी भी इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मार्केट कैप एलोकेशन चेक जरूर करें। इससे रफली आइडिया मिलता है, क्योंकि ये तो फंड मैनेजर थोड़ा बहुत चेंज करता रहेगा, लेकिन हाँ रफली तो आइडिया बिल्कुल मिल जाएगा कि भाई फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर लिया है। और जब भी पोर्टफोलियो बनाए जाए ना, तो पोर्टफोलियो में उस तरह के फंड्स को इंक्लूड करें जो कि एक तरीके का ना हो, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर हो अलग अलग फंड्स में। उसी तरह से एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के ज़्यादातर स्कीम्स में ना करें, डाइवर्सिफाई करके रखें। यहाँ पे देखिए, जैसे लार्ज कैप देख रहे हैं ना, तो देखिए लार्ज कैप में कोटक ने रिलेटिवली थोड़ा कम लिया है और महिंद्रा ने काफ़ी कम एक्सपोजर लिया है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, बाकियों का थोड़ा ज़्यादा है लार्ज कैप में। जबकि मिड कैप अगर आप देखेंगे ना, तो महिंद्रा का मिड कैप में बहुत ज़्यादा है और कोटक का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, बाकियों से थोड़ा ज़्यादा है इनमें। और स्मॉल कैप अगर आप देखें तो सब में रफली वही 25% के आसपास, कोटक का थोड़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 28% के आसपास का एक्सपोजर है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की, कितना रिस्क ले रहे हैं और उस रिस्क के अनुसार कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा से आपको रिस्क का पता चलता है, शार्प रेशियो से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का पता चलता है, और अल्फा से पता चलता है कि बेंचमार्क के मुकाबले रफली कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो सारे ही फंड्स अच्छे फंड्स हैं। अगर देखिए रिस्क अगर आप देखेंगे तो सबसे कम निपॉन में देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा दोनों ही कम है और शार्प रेशियो बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब कि कम रिस्क लेकर ये अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा है ये फंड। अल्फा भी बहुत अच्छा है। उसी तरह से एक्सिस का भी देखें तो रिस्क कम है रिलेटिवली, इनका भी शार्प रेशियो बहुत अच्छा है। देखिए 1 से ज़्यादा किसी फंड का शार्प रेशियो है ना, मतलब कि बहुत अच्छा फंड है, काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। और 2 के आसपास किसी का है तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और बाकियों का भी अगर आप देखें ना, शार्प रेशियो सबका 1 के आसपास ही है, तो ये सारे ही फंड्स उस मामले में अच्छे हैं। अल्फ़ा के मामले में ये सारा डिटेल्स 3 ईयर का आपको दिख रहा है। अगर आप चाहें तो अगर कोई पुराना फंड है तो उसका 5 ईयर का भी चेक कर सकते हैं, 10 ईयर का भी चेक कर सकते हैं, उससे और अच्छे आपको डिटेल्स पता चलेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो देखिए कोटक में रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया गया है, ठीक है, लेकिन हाँ इन्होंने अल्फ़ा भी थोड़ा ज़्यादा जनरेट किया है। अब देखिए रिस्क चेक करने का, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है इन्फॉर्मेशन रेशियो चेक करने का ना। यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का डायरेक्ट प्लान के फंड्स का आप इन्फॉर्मेशन रेशियो चेक कर सकते हैं, मतलब कि बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का आउट परफॉर्मेंस है, मतलब कोई फंड कितना रिस्क ले रहा है एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए बेंचमार्क के मुकाबले। देखिए एक्सिस का अगर आप देखेंगे तो 3 ईयर इनका बहुत अच्छा है, मतलब जितना ज़्यादा होगा ऑफकोर्स उतना अच्छा होगा यहाँ पे। बंधन का कंसिस्टेंसी है, HDFC का भी 3 ईयर देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इन्वेस्को का लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, और ऊपर भी देखें तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे इन्फॉर्मेशन रेशियो वाइज। कोटक का परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब 3 ईयर बहुत अच्छा है और 1 ईयर में भी ठीक है इनका। और महिंद्रा मनुलाइफ का देखिए कंसिस्टेंसी है, लगातार, ना कोई बहुत ज़्यादा ना जो कोई बहुत कम, कंसिस्टेंट है ये। निपॉन का देखिए 3 ईयर और 5 ईयर में कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। और क्वांट का तो हमें पता ही है, लास्ट 1 ईयर 3 ईयर में बहुत बुरा आ रहा है। और SBI का देखें तो कोई ख़ास नहीं है। सुंदरम का देखें तो 1 ईयर में तो ठीक है, लेकिन उससे पहले कोई ख़ास नहीं है। किसी भी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में जो एक्सपोजर है वो 50% या उससे भी ज़्यादा होता है। इसके कारण रिस्क तो बढ़ गया। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दैट इज़ अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, दैट इज़
10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। देखिए जो भी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त और उसके आधार पे अच्छे फंड्स को सेलेक्ट करके पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में आप भी काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें इन्वेस्टिंग करने के दौरान कि नंबर 1 आपको क्वालिटी देखना है, और एक बार आपने अच्छा क्वालिटी देखकर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको टिके रहना है, दैट इज पड़े रहना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि उनमें से कुछ क्वेरीज़ को आंसर जरूर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।